आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संसद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था भारतीय संसद से रिलेटेड, और आज 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जैसे रीट, पटवार, पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उन सभी परीक्षाओं में संसद से पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 में 26 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? आपको दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन हाँ, बी कभी नहीं, सी यदि संसद ऐसा चाहे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कभी नहीं। क्या है? कभी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो इस अध्यक्षता को, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्ष है उसको संबोधित करते हैं। दोस्तों ध्यान देना कि जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यक्ष, जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता को, जो अधिवेशन है उसको संबोधित करेंगे, और जो अध्यक्ष है करने वाले हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, किसकी? संयुक्त अधिवेशन की। और संयुक्त अधिवेशन कब लागू किया जाता? कुछ अनुच्छेद के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। और कब लागू किया जाता? जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये ध्यान रखना। और किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? बात कर रहे हैं संबोधित करने की, ना कि अध्यक्षता की। ऑप्शन दे रखा, ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, डी सी है डिप्टी स्पीकर, डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति हैं वो इसकी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है उसमें वो संबोधित करता है, संबोधन देता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? ऑप्शन दे रखा, ए जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दें, इस स्थिति में। ऑप्शन बी, किसी विधेयक पर किए गए संशोधन के दोनों सदन असहमत हों। सी ऑप्शन, यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह से लंबित हो। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी, जब सदन में पारित एक विधेयक दूसरे विधेयक अस्वीकार कर देता तब भी, और विधेयक द्वारा किए गए संशोधन में दोनों सदन असहमत हो तब भी, और दूसरे सदन के पास में पहुंचने के बाद दूसरे विधेयक जब दूसरे सदन के पास जाता है तो 6 माह की अगर वो देरी कर देता है तो भी इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ऑप्शन ए, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी, बी दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा संयुक्त विधेयक पारित होता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ऑप्शन ए लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है,
ऑप्शन बी राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है। ऑप्शन सी संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। डी प्रस्ताव गिर जाएगा। जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में तो ऑप्शन डी प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। अर्थात जब संसद की कार्यवाही सूची जारी की जाती है तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नकाल। दोस्तों जब संसद की कार्यवाही सूची जारी की जाती है जिसका प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है, उसके बाद जो होता है दोस्तों वो होता है शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल जो है दोस्तों वो भारत की देन है। ये ध्यान रखना कि शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। कब इसको शुरुआत हुई थी? 1953 में शून्यकाल की देन है। ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है दोस्तों वो है कि संसद में जब कार्यवाही की जाती है तब किसी विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाता। और स्थगन प्रस्ताव, अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालय की मांगों का गिलोटिन किया जाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शून्यकाल, जो कब लागू हुई? 1953 में। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 60 दिन। अगर संसद का सदस्य बिना सदन को सूचित किए 60 दिन अनुपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 बार। वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए जिसमें 6 माह का अंतराल हो। ठीक है, तो 2 बैठकें हो जाएगी 6 माह की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित हैं? ऑप्शन ए दे रखा है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी केवल 2। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, इसलिए संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को एक अभिन्न अंग माना है। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य होता है, ये ध्यान रखना। और वो कौन से सदन का? लोकसभा सदस्य का। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है साधारण विधेयक द्वारा, बी धन विधेयक द्वारा, वित्त विधेयक द्वारा, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद जो है सांसदों के वेतन का निर्णय करता है। अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम, अर्थात संसद के कुल सदस्यों का जो होता है गणपूर्ति कोरम होना जरूरी है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए 1/10, बी 1/6, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/3। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए 1/10। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा, ए अनुक्रियाशील सरकार, बी उत्तरदायी सरकार, सी संघीय सरकार, डी राष्ट्रपतीय सरकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है संघीय सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करती है? ऑप्शन ए दे रखा, न्यायपालिका, बी विधानपालिका, सी चुनाव आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए न्यायपालिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1977। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद, ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, बी 31 दिसंबर 1950, सी 18 सितंबर 1951, डी 17 अप्रैल 1952। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952 को जो थे अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही। अगला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1927 में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे, ए संसदीय मामलों के मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों सत्रावसान की बात करें तो ऑप्शन बी सही राष्ट्रपति। और यहाँ पे अगर स्थगन की बात होती है, स्थगन कौन करता है? दोनों सदनों का संसद के दोनों सदन होते हैं, उनका स्थगन कौन करता है? तो ऑप्शन सही होता डी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। ये ध्यान देना, स्थगन की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष और सत्रावसान की बात की जाए तो राष्ट्रपति। और ध्यान देना कि राज्यसभा, दोनों सदनों में से जो राज्यसभा उसका कभी विघटन नहीं होता। अगला प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों की गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है या किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन ए विरोधी दल के सांसद को, बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद की, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, डी निर्दलीय सांसद को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु अपनी कितनी राशि खर्च कर सकता है? संसद का जो एक सदस्य है अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए कितनी राशि खर्च करता है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 2 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की संचयी निधि के धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी भारत के वित्त मंत्री, सी अधिकृत मंत्री, डी संसद। तो ऑप्शन डी संसद जो है भारत की संचयी निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण करती है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें सर्वज्ञान एकेडमी को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।